सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। अभी हमने पिछले वीडियो में कि कर्म हमारे अंदर कैसे संचित होता है इस बारे में चर्चा की। अब मैं डीएनए मॉलिक्यूल को इसी के साथ रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। आज पूरी दुनिया में साइंटिस्ट डीएनए मॉलिक्यूल को एक मिस्ट्री के रूप में देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये कोड है, इसको हम यदि पूरा डीएनए सीक्वेंस कर लें हर मानव का, तो हम इससे कुछ इस डेटा से हम इस सीक्वेंस को रीड कर सकते हैं, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। लेकिन ये अप्रोच कितनी सही है, जब हम कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हम बहुत गहराई से समझ पाएंगे क्या है। क्योंकि मुझे आज मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप में महसूस करती हूँ कि आज साइंस में जो सबसे मिसिंग चीज़ है वो है आत्मा। क्योंकि जहाँ पर सोल सारा रोल प्ले कर रही है, जहाँ सोल अपने इन पूरे एनर्जी चक्रों के साथ जुड़ी हुई है और जैसी एनर्जी अपने अंदर रेस्टोर कर रही है वैसी ही एमिट कर रही है। जैसी स्मृतियों, हमारा जो बाहर की एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्शन है ना, उसके अंदर भी आकाश तत्व का रोल है ना। क्या है कि जैसे एनर्जी हमारे अंदर है, जैसी स्मृतियां हमारे अंदर हैं, हम वैसे ही आकाश तत्व की बाहर की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्वर्ग लोक में मेरा कभी जन्म हुआ और मैं ऐसा समझती हूँ कि स्वर्ग लोक में जाकर के मैंने जो जो कर्म किए, तो स्वर्ग लोक की एनर्जी फील्ड है वहाँ पर, मैंने भी वहाँ पे कर्म किया था, तो मेरे अंदर भी जो स्वर्ग लोक की एनर्जी फील्ड है वैसे ही एनर्जी फील्ड मेरे अंदर भी है। तो मेरे अंदर से जो आभा निकलेगी वो आभा मुझे ऑटोमेटिकली उस स्पेस यूनिट से कनेक्ट रखेगी। ठीक है। तभी हम कहते हैं ना, कभी आपने इन बातों को देखो सुना होगा, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति फला निकला वहां से और ये तय था। ये पिक्चरों में भी कई बार दिखाते हैं कि कल आप घर से निकलोगे, कल ये इंसिडेंस होगा। या कोई भी व्यक्ति को हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु वहीं पे होनी लिखी थी। इन सब बातों का ना कहीं बहुत गहरा कनेक्शन है कि हम स्पेस के साथ, व्यक्तियों के साथ कितनी गहनता से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब हम डीएनए की बात करते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर का डीएनए है, इतनी लेंथ है। लेकिन फिर भी कोई भी दो इंसान, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते, है ना। सबके अंदर अलग अलग है। तो अलग अलग क्यों है? अलग होने का आधार क्या है? आत्मा की शक्ति, जो हमने पिछले वीडियोस में बात की। ठीक, एनर्जी फील्ड। अब हम देखते हैं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल का इसके साथ क्या संबंध है। पहले हम वो समझते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल को हम किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, साइंटिफिक दृष्टि से हम देखते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मीन्स इट इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट, राइट। और हर मोनोन्यूक्लियोटाइड में देर आर 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, फर्स्ट है आपका बेस, हम मान लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें प्यूरिन्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और थाइमिन एंड साइटोसिन्स क्या है? pyrimidine है। फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और फिर फॉस्फेट है। इसी तरह से हर मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट एक दूसरी मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट के साथ जुड़ती जाती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से और एक पॉलीमर बना लेती है। और ये पॉलीमर, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़ जाती हैं। और हर स्पीसीज में, नॉट ओनली इन द ह्यूमन, धरती पे आपको जितने भी लिविंग बींग्स नजर आ रहे हैं, सबके अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल ही होता है, उसका स्ट्रक्चर हेलिकल ही होता है। अंतर क्या है कि जो डीएनए की बेस सीक्वेंस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये डिफरेंट है, और दूसरा डीएनए की लेंथ डिफरेंट है। ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लेंथ सबसे ज्यादा है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लेंथ कम होती है, डीएनए क्वाइट सिंपल होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, हम अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन का डीएनए हमने देखा, देखिए चाहे कोई भी जीव हो, आज वो यदि कोई एक एनिमल भी है, कोई प्लांट भी है, कुछ भी है, वो भी एक उसके अंदर भी जीवन है, और वो जीवन शक्ति उसको उस योनि के अंदर ले गई। हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे देखते हैं। और जब हम ह्यूमन बॉडी की अभी बात करें, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर में डीएनए सीक्वेंस अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो डीएनए सीक्वेंस है, यदि हम अब इस पूरे डीएनए को तत्व की दृष्टि से देखें, हम इसे स्ट्रक्चर की दृष्टि से नहीं देख रहे, तत्व की दृष्टि से देखें, तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चाहे आप एडेनिन देखो, ग्वानिन देखो, थाइमिन देखो, साइटोसिन देखो, खाली ये 4 तत्व ही हैं। जब हम इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, तो वहां भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब हम फॉस्फेट पे आते हैं तो वहां फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है। इसका मतलब यदि हम डीएनए को देखें तो डीएनए खाली 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। ठीक है। अब ये भी क्या है? तत्व हैं। ये 5 तत्व ही हैं, जिसमें से डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट पूरी चेन के अंदर कॉमन है।
इसलिए वहां तो कोई वेरिएशन है नहीं। डीएनए में जो अलग है वो क्या अलग है, बेस सीक्वेंस अलग है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये अलग है। अब हम यदि इस एडेनिन के स्ट्रक्चर को भी तत्व की दृष्टि से देखें तो यदि आप एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे उसके अंदर ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये नंबर को आप यदि लिखेंगे तो ये नंबर अलग अलग होगा। हाइड्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग होंगे। इसी तरह से ग्वानिन में भी दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन अलग अलग होंगे, थाइमिन में अलग होंगे, साइटोसिन में अलग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेहद ज्ञान हमें एक चीज बताता है कि तत्व हल्के से भारी होता है। मतलब इस पूरी क्रिएशन को आप यदि ध्यान से देखें, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस पैटर्न पे ना कोई अलग नहीं है, जो पैटर्न पे दुनिया ना एक ही पैटर्न पे चल रही है, चाहे वो बेहद की कला के परमधाम से लेकर इस धरती पर तक ही क्यों ना हो, वो एक ही पैटर्न पे चल रही है। उसका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना कैरी करने का, वो एक जैसा ही है कि तत्व को ही हल्के से भारी होना है। जैसे वहां पर हम देखें तो वो परम लाइट से परम महातत्व, फिर महातत्व, फिर परम तत्व, फिर तत्व, फिर हल्के तत्व, भारी तत्व, ऐसे है ना, डिक्लाइन स्टेट के अंदर है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर क्या है, ये 4 तत्व हैं। अब क्या है कि यदि हम इनको कंपेयर कर लें कि किसके अंदर जो सबसे, जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन सबसे सिंपल एलिमेंट है। हाइड्रोजन, कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और फिर फास्फोरस। तो ये क्या है, इनका एक एलिमेंटल स्टेटस है। यदि हम इसे पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसमें से सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस। हर तत्व के अंदर क्या अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने थे, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो हम यदि आज जो किताबों के अंदर लिखा है हम उसे भूल जाएं, हम सिर्फ ये देखें कि ये तत्व ही बन रहे हैं। और ये तत्व कौन बनाएगा, यदि हल्का तत्व बन रहा है मतलब, तो इसका मतलब कि वो एनर्जी फील्ड कैसी है, जो हाइड्रोजन रिच होगी, मतलब जो हाइड्रोजन ज्यादा बना रही है। तो ऐसा बेस बन जाएगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा बनेगा, कार्बन। फिर एक ऐसा बेस बनेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ कार्बन तत्व ज्यादा होगा, फिर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन तत्व ज्यादा होगा, फिर हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस तत्व ज्यादा होगा। ऐसे मैं मैं इस समय में कभी एक इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं कंपेयर कर दूंगी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन को हम एलिमेंट की दृष्टि से कैसे देखते हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे, क्योंकि हमारी जो आभा है, आप ये भी देखते हैं, क्योंकि देखिए आकाश तत्व ही है हमारा कारण शरीर। तो जो कर्म हम करते हैं उससे हमारा क्या बन जाता है, कारण शरीर। कारण शरीर मतलब आकाशिक रिकॉर्ड बन गया हमारा। ठीक है, और दादाजी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि देखिए संकल्प से सृष्टि बनती है, लेकिन जो आपका संकल्प है वो आपके मनोमय शरीर का आधार है। आपका मन अच्छा होता है, आपके संकल्प अच्छे होते हैं। आपका मन खराब होता है, आपके संकल्प खराब हो जाते हैं, है ना। जो बोल रहे होते हैं वो शब्द अलग हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संकल्प का आधार है वो आपका खुद का एनर्जी स्टेटस है ना। तो जब संकल्प से सृष्टि बन रही है, लेकिन जो आपका मनोमय शरीर है, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा बुरा सोचते हैं, इसके लिए भी क्या है, आपके अंदर आपके कारण शरीर में कर्म स्मृति बनी हुई है। कर्म स्मृति का मतलब कि यदि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, आप हर बात में नेगेटिव भाव आपका बना रहता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट, शंका, है ना, जेलेसी, नफरत, ये सब क्या है, ये सब वो वाइब्रेशंस हैं जो धरती के नीचे के लोकों में विद्यमान है। क्योंकि धरती से ऊपर की यात्रा तो ईश्वर को पाने की यात्रा है, वहां ये वाइब्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसका मतलब कि आज आप धरती पे यदि अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस कैरी कर रहे हो, तो उस नेगेटिव इमोशंस में जो आपके अंदर नेगेटिव स्मृतियां पड़ी हैं, स्मृति क्या हो गई, जो स्मृति पॉजिटिव थी वो स्मृति नेगेटिव हो गई, भाव उल्टा हो गया। जैसे मैंने कहा ना, प्यार देने वाला नफरत करने वाला बन गया। आप सबसे नफरत कर रहे हो, आप घृणा कर रहे हो, तो आप ये सोच लो कि कहीं ना कहीं इस धरती पर आपके अंदर से जो आभा निकल रही है, उसमें आपका स्वयं का संबंध अनंत जन्मों में नीचे के लोगों से रहा है, या आज भी आप अपने पितरों के साथ, या क्योंकि हम परिवार में आते हैं, परिवार के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा गहरे संबंध होते हैं वो हमारे पितृजनों के साथ होते हैं, क्योंकि हमें कुल के अंदर आते हैं, है ना। बाकी जो और लोग हमें दुनिया में मिलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हमारा एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, हम उनके साथ इतने भाव से जुड़ते नहीं। लेकिन एक गहन भाव, यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ भी हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा मतलब पीड़ित हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण है कि अनंत जन्मों में वो हमारे साथ रहे, तो उनके साथ जो भी हमारा भाव प्रकट होता है उसकी बहुत गहरी स्मृतियां हमारे चित्त के अंदर पहले से पड़ी होती हैं, इसलिए हम ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि पितृ भी हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, है ना, स्मृति के रूप में वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी
परिवार के रूप में हमारे साथ हैं, वो चले भी गए तो यदि आत्मा उनकी गति नहीं हुई तो पितृ, जैसा हमें दादाजी भी बताते हैं अपने उसमें, कि हमारे अंदर ही विद्यमान है या हमारे घर में ही विद्यमान है, तो हम उस एनर्जी फील्ड के साथ भी ना कनेक्टेड ही हैं। अब यदि जिस पितृ की गति नहीं हो रही, जिस आत्मा की गति नहीं हो रही, वो स्वयं में भारी है, और यदि वो नीचे के लोगों से संबंध है, मान लीजिए कोई प्रेत योनि में चली गई, तो प्रेत योनि के अंदर ही, जैसे हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि मरने के बाद हर आत्मा प्रेत योनि में जाती है, तो उसको प्रेत का ही संबोधन दिया जाता है। तो प्रेत योनि में उसकी जैसे स्वभाव, संस्कार, एनर्जी फील्ड है, उसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपका संकल्प कैसा होगा? वो होगा क्या ईश्वर से भरा? आप कुछ भी, लोग बहुत आज की तारीख में झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलना क्या, आपकी आत्मा मतलब स्वीकार ही नहीं करेगी कभी झूठ बोलना, यदि आप ईश्वर से जुड़े हैं तो। लेकिन आप यदि नीचे के लोगों के साथ आपका संबंध है तो आप सत्य बोलेंगे नहीं, आप बात बात पे झूठ बोलेंगे, है ना। तो क्या है कि जो संकल्प से, क्योंकि सृष्टि बन रही है, एनर्जी फील्ड के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो ये एनर्जी फील्ड क्या करेगी? तत्व ही बनाएगी। यदि हमारे अंदर हम यदि डीएनए की में हम यदि बेसिस को देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और आरएनए में यूरेसिल, ये पांचों बेसिस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ फास्फोरस, मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये अलग अलग हैं, और इसलिए इनका क्या अलग अलग है? मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर वेट अलग होने की वजह से उनका मास अलग हो गया, है ना। तो हम जब किसी भी एटम को देखते हैं तो एटम को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो आधार है वो क्या है? डिफरेंसेस इन मास, ठीक है। और उसका क्या आधार है? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि धरती के हम यदि नीचे की दुनिया को देखते हैं तो वहां पर भारी तत्व हैं, तो वो एनर्जी फील्ड क्या करेंगी? वो वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाएंगी जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, और जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कनेक्शन बनते चले जाएंगे वैसे ही तत्व आपके अंदर बनते चले जाएंगे, और जैसे तत्व आपके अंदर बनेगा वैसा ही एक बेस बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। वैसा ही एक बेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से जो डीएनए की बेस सीक्वेंस है, इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी वेरिएबल। डीएनए बेस सीक्वेंस इज ऑलवेज फाउंड टू बी वेरिएबल, राइट। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज यदि हम कभी भी जीनोटाइप या जीनोटाइपिक स्टडीज करते हैं तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से आज यदि जूझ रहा है, तो आज पूरी दुनिया बायोमार्कर्स पे काम कर रही है ना। उनको लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, सो दे आइडेंटिफाई अ मॉडिफाइड डीएनए बेस इन द डीएनए सीक्वेंस। जैसे वहाँ ग्वानिन की जगह 8-ऑक्सोग्वानिन बन गया, तो अब देखिए जो ग्वानिन था उसका अपना डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी है, लेकिन 8-ऑक्सो आने का मतलब है कि ऑक्सीजन अपनी 8 पोजीशन पे आकर के वहां पर रजिस्टर हो गया, है ना। तो अब ये ऑक्सीजन भी तो एक तत्व था, इसका भी अपना एक मॉलिक्यूलर वेट है ना। लेकिन वो क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर वो भारी तत्व बना रही है, तो भारी तत्व बनाने से उस ऑक्सीजन, उसको आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, है ना। उसको आइडेंटिफाई करने से क्या होगा? वो तो ऑलरेडी बन रहा है, वो तभी होगा जब हम कहते हैं कि हम अपने कारण शरीर को नलीफाई कर सकते हैं उस ऊर्जा से। जब तक उसका संपर्क लोअर एनर्जी फील्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो तत्व बनना शुरू नहीं होगा। मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम बॉडी रिस्पॉन्सेस पे काम कर रहे हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल ऑलरेडी ऑल्टर्ड हो गया, हम जब इतना समय अपना लगाते हैं कि हम उनके इसके अंदर ये बेस चेंज हो गया, ये डीएनए चेंज हो गया, वो चेंज होने का आधार नहीं जानते, है ना। इसी तरह से जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं, हम ये देखते हैं कि जितने भी लोगों को कॉम्प्लेक्स दिमाग की बीमारियां हो जाती हैं उसके अंदर क्या होता है? ट्रिपल रिपीट एक्सपेंशन। मतलब डीएनए का एक छोटा सा ट्रिपल कोड है और वो बार बार बनता जा रहा है। आज हम सोचते हैं कि हम यदि कैस्पर टेक्नोलॉजी या दुनिया भर की दूसरी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं तो हम उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को कट कर सकते हैं, हम उसे रिकम्बाइन कर सकते हैं, लेकिन साइंस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन टोटली मिसिंग है कि हम डीएनए मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं। हम अपनी इनहेरेंट एनर्जी से ही, अपने कर्म से ही ये डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस डीएनए मॉलिक्यूल का जो आधार है वो सिर्फ कर्म है। और हमारे अंदर हम सूक्ष्म रूप से जो ये पूरा एनर्जी नेटवर्क हमारे साथ, हमारे अंदर से हमेशा रेडिएट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम सेम एनर्जी फील्ड पूरी सृष्टि में भी विद्यमान है, तो हम उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। और जैसी एनर्जी फील्ड का इन एंड आउट हमारे अंदर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मृति, हाँ, और फिर फैमिली के साथ जो हो रहा है, तो एक एनर्जी पूल के अंदर हम हमेशा रहते हैं, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज हमारी एनर्जी का होता ही रहता है। तो वैसी एनर्जी फील्ड हमारे अंदर है, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाकर हमारे अंदर पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वही हमारे तत्व के बनने का आधार है। तो हर कर्मा हमारे अंदर कैसे इंटीग्रेट होता है, इस बात को हमने डिस्कस किया।
और जो हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में कि फिर म्यूटेशंस हो गई, और आप ऐसे भी देखिए इसको कि हम कहते हैं कि डीएनए क्या है, वो एक डायनेमिक मॉलिक्यूल है। डायनेमिक मॉलिक्यूल मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए आज पूरा फंक्शनल जीनोमिक्स जो है वो साइंस का, वो म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये बीमारी हो गई तो ये म्यूटेशन हो गई। देखिए, जब कोई भी बीमारी किसी को XYZ होती है, हमने उसको बीमारी का नाम तो दे दिया, लेकिन बीमारी के अंदर यदि हम उस पाथवे को ट्रेस करें, एनर्जी मतलब पाथवे को पूरा देखें कि इस बीमारी में कौन कौन सा पाथवे ऑल्टर्ड है, तो जैसे कुछ सिम्टम्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे अस्थमा है किसी को, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी ना, तो उसका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही अफेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स के साथ डीएनए में कनेक्टेड है, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन वो, यदि हम इसी चीज को ऊर्जा के व्यू पॉइंट से देखें, तो जिस एनर्जी चक्र के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है, वहां पर क्या है कि पॉजिटिव स्मृति भी है, नेगेटिव स्मृति भी है। आज नेगेटिव स्मृति डोमिनेट हो गई तो वो एक डिजीज के रूप में आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है ना। और वो नेगेटिव स्मृति कैसा आधार है, अब आप इसे डीएनए की सीक्वेंस में देखोगे तो आप डीएनए में कुछ चेंज महसूस करोगे, लेकिन डीएनए में चेंज नहीं है। जैसे ही आपके कारण शरीर की स्मृति यदि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपका डीएनए की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका भी एक आधार है कि डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, 92% वाटर होता है। वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आकाश, अग्नि और वायु तीनों तत्व समाये हुए हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि जब हम पानी पर वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग वाइब्रेशंस देने पर पानी का स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाता है ना। जितना ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। और जितना ही नीचे के लोअर वाइब्रेशंस होते हैं, उतना ही वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है। आप सोचो कि यदि धरती के नीचे 7 लोग हैं या 55 करोड़ नर्क हैं, तो जितना जितना नीचे जाते जाएंगे, पानी तो वही है H2O, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कितना डिस्टॉर्ट होता चला जाएगा। तो आज जो बहुत ही असाध्य रोग जीवन में से संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये मान के चलना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में नीचे के लोगों के साथ अपनी स्वयं की यात्रा में, कभी उन्होंने जन्म लिया हो तो स्मृतियों से जुड़े हुए हैं, या वो अपने पितरों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम एक के साथ है वो सबके साथ है, सबके साथ है। तो इसीलिए आज जो साइंस है, मैं बस ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो डीएनए के बनने का आधार नहीं जानते। डीएनए का बनने का आधार जो है वो आपका आकाश तत्व है, कॉजल बॉडी। और जब तक आपकी कॉजल बॉडी में स्मृति भी चेंज नहीं होती, तब तक आपका मन भी चेंज नहीं होता, क्योंकि मनोमय शरीर आपके कारण शरीर से जुड़ा हुआ है। आपका जैसा मनोमय शरीर होता है वैसे ही आप संकल्प करते हैं, और संकल्प से ही सृष्टि बन रही है, क्योंकि संकल्प से ही क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। और एनर्जी जैसी रजिस्टर होती चली जाएगी, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनेंगे, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे ही एटम बनाएंगे, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीएनए भी वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की